वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और ये उम्मीद करती हूं और ये दुआ भी है कि आप लोग भी जहां कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और आपको पता है कि आज वीकेंड है और हमारा ये इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है और इस वीकेंड पर खास तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो हमारा प्रोग्राम है वो इस तरह डिज़ाइन करें और उसमें इस तरह के टॉपिक्स रखे जाएं जिससे व्यूअर्स या फिर आप लोग उन लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका जो वीकेंड है वो भी खुशगवार गुजरे, अच्छा गुजरे, ना कि उन्हें ये बर्डन सा महसूस हो कि वीकेंड पे भी हम बहुत ज़्यादा काम शायद कर चुके हैं। तो जनाब आप भी कोशिश करें कि वीकेंड आपका भी भरपूर अंदाज से गुजरे, हल्ला गुला खूब करें, दोस्त अहबाब के साथ जो अपना टाइम स्पेंड करें। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और जिस तरह बात कर रहे थे हम स्मॉग के हवाले से या फिर मौसम के हवाले से, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी बहुत सी आदत चेंज हो जाती हैं खाने पीने के हवाले से भी, और दूसरा बहुत सारी जो इन्फेक्शंस हैं या फिर बीमारियां हैं वो भी हमें घेरना शुरू कर लेती हैं। तो इस हवाले से फिटनेस पे आज हम बात करेंगे। और कोरोना वबा आपको पता है कि उसके बाद अभी कोरोना पर काबू पाया नहीं गया था कि डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो है डेंगू मच्छर का शिकार बन रहे हैं और इस साल हम देख रहे हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वालों के लिए तो ख़तरात और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम ग़िज़ाइयत या आलूदा खुराक खाने की वजह से जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है, जो डेंगू वायरस को ज़्यादा तक़वियत देता है। तो डेंगू बुखार होने के बाद अवाम का पूरा ध्यान जो होता है वो दवाइयों की तरफ हो जाता है, जबकि उस बात को कतई नज़र कर दिया जाता है कि डेंगू बुखार में कौन कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे डेंगू बुखार के अलामात को कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छी सेहत को हम लोग बाद में भी बरकरार रख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमने लेना है अपनी एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमना मुरसलीन हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हमना हमने बात करनी है डेंगू के हवाले से कि आपको पता है डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हो गए हैं लोग इस हवाले से कि हम लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना, पहले क्या खाएं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो जाए। अगर डेंगू का शिकार हम लोग हो गए तो बाद में किस तरह की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, आज आपने हमें उस हवाले से बताना है कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हम लोगों ने खानी है, कौन कौन से जूसेस हमने पीने हैं। अच्छा, अभी जैसे आप बात कर रही थी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को हमने अपने उस पर काम करना है। आम हर शख्स आजकल जो भी हम डाइट ले रहे हैं कोशिश करें कि अच्छे खाने खाएं, घर के बने हुए खाने खाएं और जो चीज़ें इम्यूनिटी देती हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स खाएं। स्पेशली अगर डेंगू हो जाता है तो ऐसे में तो फिर इम्यूनिटी का फिर बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। तो अगर ऑलरेडी अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे और आप ज़्यादा और आपकी हेल्थ डिटेरिएट होगी। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि बीमार हैं या नहीं, डेंगू का शिकार हैं या नहीं, ठीक है, वैसे ही अपने रूटीन में अच्छे खानों को और सेहतमंद खानों को उनका इंतखाब किया जाए। अब अगर डेंगू से बीमार हो जाते हैं तो ऐसे में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 का, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनका सोर्स है। उसमें सबसे पहले तो पपीते के पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, पपीते के पत्ते, उसके बाद जो है फलों में अगर बात करते हैं तो अनार है, विटामिन सी से भरपूर जो जितने भी फल हैं उनमें हमारे पास अमरूद आ जाता है, माल्टा है, किन्नू है, मौसमी है। इसके बाद सब्जियों में चुकंदर, गाजर, ये भी आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल से रिच हैं और जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके ब्लड में उनको किल कर और साथ जो है आपको नरिशमेंट देना और एंटीऑक्सीडेशन देना और फाइट करना इस डिजीज़ में, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे हमने आपको पता है कि अगर डेंगू बुखार हो जाए तो उसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं और जिनको बढ़ाना होता है, हाँ, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं खाने पीने के हवाले से भी एहतियात करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़
चीज़ें खाएं, ख़ास तौर पर प्लेटलेट्स को अगर हमने मद्देनज़र रखना है, ताकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसकी जो गिर गई हुई हैं प्लेटलेट्स वो वापस से आ जाए। सबसे आजकल वैसे भी पपीते के पत्तों का हर किसी को हर की ज़ुबान पे है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इसके जो पत्तों में मौजूद इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट हैं वो बेसिकली प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। अब उसको बनाने का तरीका ये है कि पत्ते ले सबसे पहले तो धोकर साफ सुथरे, क्योंकि वो इंसेक्ट से भी वो खराब होते हैं, मट्टी वगैरह लगी होती है, तो इनको धो के अच्छे से ब्लेंड करके घर में ही साफ हाथों से साफ पानी के साथ ब्लेंड करके पेशेंट को 20 to 30 ml दिन में 2 से 3 मरतबा दिए जाए। जब तक जो है वो प्लेटलेट्स के जो है वो उनकी वो क्वांटिटी नंबर उनका बढ़ नहीं जाता, जब तक पेशेंट इफेक्टेड है तब तक ये कंटिन्यू रखा जाए। उसके अलावा जब भी डेंगू होता है तो डेंगू जो है वो डिहाइड्रेशन कर देता है और जो है आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इम्बैलेंस कर देता है। तो डिहाइड्रेशन में जो है पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल ऐसे ही। पानी पेशेंट जो है वो अपनी इंटेक बहुत अच्छी रखे। इसके अलावा कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, नारियल पानी का भी आपकी जो डिहाइड्रेशन होती है उसको ओवरकम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो है यखनी हो जाती है, और अगर देसी चिकन की यखनी पिए तो वो ज़्यादा अफादियत रखती है। तो चिकन की यखनी है, चिकन का सूप है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, जो डब्बे वाले जूस मिलते हैं उनमें सिर्फ कलर और शुगर एडेड होता है। तो अगर आपने जूस देना है पेशेंट को तो फिर फ्रेश में उसमें भी ऑप्शन यही है कि चुकंदर का जूस, चुकंदर बहुत अच्छा है, आपका आयरन मतलब हीमोग्लोबिन बनाता है, आयरन से भरपूर होता है। तो तमाम तो इस तरह के जो जूसेस हैं वो डाइट में ऐड किए जाएं। लेकिन जैसे हम ना अभी आप बात करी थी कि जैसे हम सारे ही इस वक्त सुन रहे हैं पपीते के पत्ते बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर बहुत से लोग नहीं भी उनको दरकार पपीते के पत्ते नहीं भी मिल रहे, तो हमें बताइए अगर पपीता खा लेते हैं तो क्या वो दोनों सेम हो जाएंगे? उसकी अपनी अफादियत है या उसकी अपनी अफादियत है? अपनी अपनी अफादियत है। जो उसका पल्प है वो भी भरपूर है विटामिन और मिनरल से, और उनका भी अपना बहुत एसेंशियल रोल है। लेकिन जो स्पेशली डेंगू की ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें पपीते के पत्ते ही रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, ठीक है, मतलब पपीते के पत्ते ही चाहिए। अगर आप पपीता खा भी रहे हैं तो वो उस तरह काम नहीं कर रहा जो पपीते के पत्ते काम करेंगे। डेंगू फीवर की जो ट्रीटमेंट है जिसमें जो प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने हैं तो उसमें पपीते के पत्तों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अनार का जूस और सेब का जूस बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि अगर डेंगू बुखार में आप मुब्तला हैं तो ये पिए। तो उसका हमें बताइए, सफेद अनार भी मौजूद है इस वक्त मार्केट में और लाल अनार भी मौजूद है। अनार कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? अच्छा मतलब टेस्टी फूड है और विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम से भरपूर है, मतलब आयरन बनाता है, हीमोग्लोबिन है वो उस आयरन का सोर्स है, हीमोग्लोबिन बनाता है। अच्छा, सफ़ेद अनार जो है वो वैसे ना जूसियर होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है एज कम्पेयर टू रेड अनार। ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है और खाने में। और अगर आप न्यूट्रिशनली बात करो तो दोनों ठीक हैं। और अगर प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं और डेंगू का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें भी दोनों की इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह। अगर आपने सिर्फ टेस्ट वाइज जाना है तो व्हाइट अनार को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वैसे न्यूट्रिशनली दोनों ठीक हैं। आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, कोई सा भी इसके इलाज में किसी भी अनार को आप इंतखाब कर सकते हो। जूस पीना है ना, आप मिक्स करके बना लें, दोनों की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको मिल जाएंगी। सब्जी इसमें मतलब अगर आप जूस बनाते हैं तो उसमें एक चुकंदर, एक गाजर और एक अनार और एक मौसमी या माल्टा, उसके साथ अगर मिक्स जूस बनाते हैं तो वो तो बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टिंग जूस बन जाएगा। दूसरा हमें बताइए कि जैसे सर्दी आने वाली है, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या जो मरीज़ हैं, डेंगू के मरीज़ हैं, क्या वो खा सकते हैं? क्योंकि जो ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई नट्स तो प्रोटीन का सोर्स हैं, ड्राई नट्स जो है मैग्नीशियम का सोर्स हैं और ये जिंक का सोर्स हैं, ये चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ऐसे पेशेंट्स की तो वो फिर फर्दर हेल्थ ख़राब से ख़राब तर होती जाती है। तो नट्स ज़रूर लें, लेकिन फिस्ट फुल ऑफ नट्स, यानी एक मुट्ठी नट्स की, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो वो भी फिर जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, फैट ज़्यादा होना, वो फिर और मसलों में इंसान फंस सकता है। तो ये कि ड्राई नट्स ज़रूर लें, लेकिन मिक्स नट्स हों, उसमें इंजीर भी लाजमी है। इंजीर का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये इन सब का अपना अपनी जगह रोल है। तो ये मिक्स्ड नट्स जो है वाकई मतलब। और इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर दिन में खा रहे हैं? तो अगर दिन में खा रहे हैं, अगर एक हेल्दी मतलब अगर एक हेल्दी है या अगर एक इफेक्टेड पेशेंट है तो वो ये कि एक फिस्ट
बस अपनी मतलब 1 फिस्टफुल नट्स जो है वो पूरे दिन में इतने खा सकता है। हाँ जी, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है कि जो मरीज़ हैं जिनको डेंगू हो चुका है, ये वो अपनी जो है एहतियात करें या फिर खाने पीने के हवाले से। जिन लोगों ने बचना है, जिनको अभी नहीं हुआ, वो खुदा ना खास्ता हो भी ना किसी को, तो उन्होंने बचना है, उन्होंने किस तरह की ग़िज़ा खानी है ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग रहे, किस तरह की कोई भी बीमारी उनको छुए भी ना। अच्छा, अब ये होता है कि जो शुगर होती है, चीनी, सफ़ेद चीनी और नमक, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है ना, ये हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होता है इसको कमज़ोर करता है। अच्छा। और जितने भी बाजारी खाने होते हैं आप देखिएगा कि भरपूर होते हैं, नमक से भरपूर होते हैं, चीनी से हाँ। और इवन जो बाजार का जो तेल भी इस्तेमाल होता है वो भी उतना प्योर या उतना साफ सुथरा नहीं होता, या उतने साफ हाथों से नहीं बनाया होता जो घर के खाने जितने साफ हाथों के साथ बनाए गए होते हैं। तो एक तो तमाम तर लोग आजकल घर के खाने प्रेफर करें। अब मौसम भी चेंज हो गया, सर्दियों का मौसम भी आ रहा है और फॉग का मौसम है, स्मोक का मौसम है, ऑलरेडी जो है वो हम लोग एयर में पॉल्यूशन है। बिल्कुल। तो ऐसे में जितनी भी मतलब दूध है, अब दूध मिल्क जो है ये विटामिन के का भी सोर्स है। और आपको पता है जब डेंगू फीवर होता है तो वो जो है वो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो रहा होता है, तो दूध तो लाजमी इस्तेमाल करे हर हेल्दी इंडिविजुअल भी और हर इफेक्टेड इंडिविजुअल भी। और अगर दूध में हल्दी पाउडर ऐड करके पी लिया जाए तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उसको बनाने का तरीका ये है कि रात को जैसे सोने से पहले जो बेड टाइम मिल्क आप लेते हैं तो उसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 लौंग, 1 चुटकी काली मिर्च और चंद इलायची के दाने डालकर जब दूध उबलने लगे ये सब चीज़ें डाल दें और जब एक जोश आए बस उसको बंद कर दे, फ्लेम छान कर और वो पी लें। तो ये तमाम तो चीज़ें हल्दी को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती हैं और हल्दी जो है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। और मिल्क जो है वो ऑलरेडी उसमें प्रोटीन और बहुत सारे चीज़ों का हेल्प न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, तो ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है हेल्थ को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा नट्स का जिक्र कर लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन का जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पे। दालें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब क्योंकि ब्रॉयलर एक प्रोटीन का जरिया है, लेकिन वो इतना महंगा होता जा रहा है कि कोई खरीद नहीं सकता, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो प्रोटीन इसलिए एक मतलब अफोर्डेबल जो दालें हैं वो अभी भी अफोर्डेबल है लोगों के लिए। और खिचड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो कि डेंगू फीवर का शिकार होते हैं उनको खाना उनको दिन हजम करना, उनको डाइजेस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जो खिचड़ी है वो दही के साथ, दही में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोपहर के खाने में तो बेशक यही वाला मील वो ऑप्ट कर सकते हैं, उसके साथ चिकन की यखनी या चिकन का सूप पी लिया जाए। और अंडा बहुत अच्छा है, ठीक है, अंडा रोजाना एक वो लाजमी खाएं। उसमें अंडे की सफ़ेदी की अपनी अफादियत है, जर्दी की अपनी अफादियत है। फिर जो है मैंने बात की फ्लूइड्स की बात हो गई, कहवा लाजमी है। जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो भी फ्री रेडिकल्स को किल करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, तो दिन में 2 कप ग्रीन टी जरूर पीने। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जो पपीते ये एक हेल्दी भी पी सकता है और जो बुखार जो मुब्तला है डेंगू में वो भी पी सकता है। अच्छा, जिनको जैसे पपीते के पत्तों के लिए उसके जूस की बात की है, तो ये अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि उल्टी या फिर जो है ना नौजिया उसका वो कंप्लेन करते हैं। तो इससे होता है, इससे थोड़ी सी मतलाहट होती है ये पीकर जूस। तो ये कि जो इलायची होती है उसके बाद इसको पीने के बाद इलायची के 2 से 3 दाने जो है वो बेशक मुंह में रख के उनको खा लिया जाए, वो ना फिर वो बैलेंस कर देते हैं आपका टेस्ट और मुंह का टेस्ट ज़रा बेहतर कर देते हैं क्योंकि वो टेस्ट ख़राब हुआ होता है फीवर में। और दूसरा मल्टीविटामिन जो है वो कितने ज़रूरी है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए? देखिए, मल्टीविटामिन सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी जो डाइट है उसी से ही आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। आपकी डाइट में फल, सब्जियां, दूध, दही, अंडा, गोश्त, रोटी, चावल, सब चीजें होनी चाहिए। अगर आप अपनी बैलेंस डाइट ले रहे हो तो व्हाई यू गो फॉर मल्टीविटामिन। लेकिन अगर आपकी डाइट लैक करती है, यानी आप किसी बीमारी का शिकार हैं, आप उनसे सही चबाया नहीं जा रहा, या आपसे हजम नहीं हुआ जा रहा खाना, या आपसे आप खाना सूट नहीं कर रहा, फिर आप मल्टीविटामिन की तरफ जाओ कि आपकी डाइट से ही आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में ऐड कर लो। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपनी डाइट से ही वो सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो अगर आपकी पूरी हो रही हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो मल्टीविटामिन खाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, वर्जिश करना, जैसे आजकल फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे कोरोना में हो या किसी भी बीमारी से अगर आपने बचना है, और हम लोग वो नहीं कर रहे टू बी ऑनेस्ट। तो वर्जिश करना, स्मोकिंग से दूर रहना, ये जो हमारी बैड हैबिट्स हो चुकी
चुकी हैं, ये कितना हमारा इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं? ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर रही हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी कमज़ोर कर रही हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी कमज़ोर कर रही हैं। तो धूप में निकलें और वॉक करें। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 15 मिनट से शुरू कर लें, 10 मिनट से शुरू कर लें, बल्कि आप ऐसे ऐसे ग्रेजुअली उसको 30 मिनट तक लेकर जाएं। इकट्ठे 30 मिनट नहीं निकलते तो 10-10 मिनट के 3 सेशंस दिन में कर लें। और जितनी आप जो सुबह फजर के बाद वाली धूप होती है, अगर उसमें अगर आप वॉक करते हैं, आपको विटामिन डी भी मिलेगा, बोन्स भी स्ट्रांग होंगी, और बाकी आप जो सीजनल कफ फ्लू वगैरह उन सब चीज़ों से भी आपकी जान छूटेगी। और स्मोकिंग डेफिनेटली जो है वो आपको ऑलरेडी जब पॉल्यूशन है एयर में, ऊपर से आप और अपनी इंजीरियस चीज़ अपने आप में खुद जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो फिर इम्यूनिटी उससे भी सप्रेस होती है। फिर एक तरफ हम इतनी मेहनत से अपनी वो चीज़ें सारी डाइट में ऐड कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर हम खुद जिम्मेदार हैं। फिर उसके हेल्थ रिजल्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप स्मोकिंग क्विट नहीं कर सकते तो आप कोशिश करके कम शुरू कम करना, ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करें अगर एकदम से नहीं भी जान छूट। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब कि डेंगू में अगर मुब्तला हैं बहुत से लोग, तो उनको किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन से जूसेस पीने चाहिए, उस हवाले से आज हमने ये सेगमेंट जो है ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए जो बनाया था। और हमना मुरसलीन हमारे साथ मौजूद ही माहिर ग़िज़ा हैं। हमना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोगों की भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि अगर बुखार है तो तब हमने कौन सी चीज़ें खानी है, और अगर हम रिकवर हो रहे हैं देन हम लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मज़ीद भी हमने आपसे बात करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो हालिया रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसने सबको हैरान करके रख दिया है। कॉलेजेस का मेरिट जो है वो इस वक्त 99% तक चला गया हुआ है। एवरेज नंबर वाले स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन कि उनको दाखिला कहाँ मिलेगा, लेकिन जो 100% नंबर लेने वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त हमें कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि किस डिग्री में अब उन्होंने इंतखाब करना है या जाना है डिग्री के लिए। और कंफ्यूजन के पीछे कसूर जो है वो हमारे तालीमी निज़ाम का भी है कुछ, क्योंकि इस हवाले से बच्चों की जहन साजी नहीं की जाती कि उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है या उन्हें मुस्तकबिल में किस डिग्री प्रोग्राम का जो है वो इंतखाब करना चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है। बस एक भेड़ चाल सी शुरू हो चुकी है। हम लोग देखा देखी एक ही फील्ड में जाना शुरू कर देते हैं और कुछ अरसे में ही वो जो फील्ड होती है जो हमने चूज़ की होती है वो सैचुरेटेड होना शुरू हो जाती है और डिग्री जो होती है वो अपनी अहमियत खो बैठती है। डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को किन किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए, आजकल और मुस्तकबिल में किन डिग्रीज की अहमियत ज़्यादा होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़हद इकबाल शेख हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं। फ़हद, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हद, जिस तरह आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है इंटर का और मैट्रिक का, बच्चे हैं उन्होंने आगे डिग्री कौन सी हासिल करनी है, किस प्रोग्राम में जाना है, इसका बहुत ज़्यादा एक बहस मुबाहिसा चल रहा है। तो हमें बताइए कि सिलेक्ट करते हुए किसी भी डिग्री को हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे जाकर उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा देखिए जी, इसमें सबसे पहले बात आ जाती है आपके इंटरेस्ट की। ठीक है। स्टूडेंट का बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ को आगे परस्यू करना चाह रहा है और उस पर किसी का प्रेशर नहीं है। अगर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट आर्ट वाली साइड पे है तो वो उसको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आगे सर्च करनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि देखें इसमें मार्केट नॉलेज थोड़ा सा होना लाजमी है। अब स्टूडेंट यूजुअली जो होते हैं उनको मार्केट का नहीं आइडिया होता, बिल्कुल नहीं आइडिया होता। तो इसमें जो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप जो हमारी जॉब वेबसाइट्स हैं लाइक rosie.pk है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है, तो आप rosie.pk पे जाएं, आप डेली बेसिस पे सर्च करें। ठीक है। कि कौन सी जॉब्स मार्केट में आ रही हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में आती हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड फिर आप अपनी डिग्री प्रोग्राम को सर्च करें, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं डेली बेसिस पे rosie.pk पर जाता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान में IT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं।
तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं अपना कैरियर आईटी में बना आईटी में कर सकता सकता हूँ। हूँ। और अगर मैं जब अपनी डिग्री के बाद मार्केट में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी आईटी में। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि अगर वो थोड़ी सी मार्केट की स्टडी कर लें। लेकिन अगर जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग वहाँ तक रसाई नहीं होती, उनको वही सर्च नहीं कर पा रहे होते, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है, किस साइड पर जाना है। एक पाथवे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो उस हवाले से हमें बताइए वो किस तरह हमें मिल सकता है, हम खुद कितनी उसके लिए मेहनत करें या किसी से गाइडलाइन हमें लेनी चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो एक बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी गाइडेंस जो है वो उसके वालिदैन होते हैं। वालिदैन से ज़्यादा बेहतर जो है वो अपनी औलाद के लिए कोई बेहतर नहीं फ्यूचर प्लान कर सकता। तो अब अगर वालिदैन अगर प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, उनको मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को जो है वो गाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज फादर हैं, अब उसके वालिद जो हैं वो डेफिनेटली जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। प्लस जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा मार्केट में चीज़ कौन सी इन है। तो वालिद जो होते हैं उनका अपने बच्चे के लिए गाइडेंस देना वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जो वालदा हैं वो भी अगर प्रोफेशनल हैं, मार्केट में इन है, तो एक अच्छी गाइडेंस जो है बच्चे को सबसे पहले अपने वालिदैन की तरफ से मिल सकती है। और दूसरा, आजकल जो है डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से मार्केट में ज़्यादा इन है? अच्छा देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में MBA, BCom ये बहुत ज़्यादा इन था। तो अभी मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था, देखें जिस तरह पाकिस्तान में टोयोटा और होंडा की मोनोपोली ख़त्म हुई है, उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में MBA और BCom की भी मोनोपोली ख़त्म हो गई है। तो अब आप मार्केट में देखें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। उसमें डेटा साइंस से रिलेटेड है और इसके अलावा गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। गिनी चुनी सी डिग्रीज हमें बिल्कुल नजर आती बिल्कुल थी। बहुत से, मतलब हार्डली उस टाइम जो मुझे याद है वो आप फाइनेंस में या HR में आप अपना मास्टर प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में जो है वो आप देखें कि इस्लामिक बैंकिंग आ गई है। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप देखेंगे इस्लामिक बैंकिंग पे पूरी डिग्री अवेलेबल है मार्केट में। डेटा साइंस है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो गए हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स। तो अब इसमें ये नहीं है कि आपने जस्ट ग्रेजुएशन की है या लेट्स सपोज आपने इंटर किया और आपने ग्रेजुएशन करनी है तो अब आपके सामने खाली BCom ही है या BA है सिंपल। अब आप मल्टीपल डोमेन्स में जा सकते हैं। वो एक भेड़ चाल नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो डिग्री हासिल कहाँ से हमें करनी चाहिए फहद? मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट इदारों से करनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर से करनी चाहिए? अब इसमें ये देखें कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है। देखें जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, तो ये अपने स्टूडेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला है तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लेता है और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लेता है। बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर जो हैं वो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने स्पेशली बुक्स भी लिखी हुई हैं और वो वहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के एक सेपरेट बेनिफिट्स हैं, प्राइवेट के अलग बेनिफिट्स हैं। मेन चीज़ जो होती है वो स्टूडेंट पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी वही परफॉर्म करेंगे और आप प्राइवेट में भी परफॉर्म करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो टॉपर्स हैं, जो मैट्रिक का अक्सर रिजल्ट आता है तो वो उसी गवर्नमेंट कॉलेज से होता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के भी अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो वो प्राइवेट, ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट में भी जाए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, रिजल्ट ला सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है कि आप गवर्नमेंट में पढ़ें या आप प्राइवेट में पढ़ें। बिल्कुल। और आज ये जो अब रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने भी हैं और बच्चों ने इतना अच्छे टॉप किए, मतलब 1100 में से भी 1100 नंबर ले लिए उन्होंने, एक नंबर भी कम नहीं है। तो ऐसे बच्चे, अब तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब उनको समझ नहीं आ रही अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा रहे हैं तो सीट्स कहाँ पे हैं। बिल्कुल। अब इसमें देखें कि प्राइवेट सेक्टर में यूजली क्या हो रहा होता है कि प्राइवेट सेक्टर तो आपको हमेशा इन कर रहा होता है बगैर किसी मेरिट के, जैसे आपने फी पे करनी है और आपने आ जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज में एक मेरिट सिस्टम होता है, आपको मेरिट पे नंबर्स आने चाहिए। अब जब इतने ज़्यादा नंबर सबके आ गए हैं तो आप सोचें कि मेरिट कहाँ पे जाएगा। जब इतने ज़्यादा मेरिट होगा और स्टूडेंट्स के नंबर भी इतने ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली जो है वो एडमिशन्स के टाइम में प्रॉब्लम्स होंगी। मेरिट लिस्ट जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी,
तो डेफिनेटली उस पर एक इम्पैक्ट आएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट अब जाएगा और गवर्नमेंट साइड पे भी काफ़ी आएंगे। तो आपको क्या लगता है फ़हद, जब हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो बच्चे हैं एफएससी तक पहुंचते हैं तो उनका जो क्लियर होता है माइंड कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है, या अभी तक वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं उस स्टेज तक भी? वो देखिए, स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आइडिया होता। ठीक है। आप जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जब यहाँ से बच्चा मैट्रिक करके निकलता है, थोड़ा सा उसको कॉलेज सर्च करता है, थोड़ा आइडिया होता है, वहाँ उसको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि हमने करना क्या है। ठीक है। वो डेफिनेटली आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन होगा जो उसको गाइड कर रहा होगा, और फैमिली का भी वो पर्सन होगा जो किसी अच्छी पोस्ट पे होगा। जो किसी अच्छी पोस्ट पे होगा वो यूजुअली माँ बाप उसको बुला लेते हैं कि भी आप आए, हमारे बच्चे को गाइड करें। बिल्कुल, तो वो ही आके गाइड करता है, अदरवाइज स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं नॉलेज होता। और वो बेसिकली हमारे एक एजुकेशन सिस्टम, हमारे सोसाइटी का भी फॉल्ट है कि हम बच्चे को उस माइंडसेट के साथ ग्रो नहीं होने देते। हमने उसको रखा होता है कि भाई एक बच्चा जो मैट्रिक पढ़ रहा है, मैट्रिक में है, हम उसको घर में बांध के रखते हैं। Exactly. और उसकी बस एक रूटीन है कि उसने स्कूल से आना है, उसने किसी एकेडमी या ट्यूशन सेंटर में जाना है, शाम को जो है वो उसने अपना होमवर्क करना है, एक रट्टा लगाना है और उसके बाद सो जाना है। मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो उस माइंडसेट के साथ हो रही होती है कि इसने बस घर में बंद रहना है और सिंपल अपना होमवर्क करना है और रट्टा लगाना है। मतलब एक तो बचपन से ही माँ बाप जो है बच्चों के जहन में डालना शुरू कर देते हैं, यहाँ तो तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यहाँ फिर एमबीए करना है, यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है। मतलब ये एक भेड़ चाल में डाल देते हैं और उसी की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बच्चा जो है उसका माइंड कह लें कि कितना प्रेशराइज्ड होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि मैंने जाना कैसे। बिल्कुल, देखिए माँ बाप डेफिनेटली, एक माँ बाप जो चाह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेहतर चाह रहे हैं उसके लिए, लेकिन बिल्कुल उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आपने उसको गाइड कर दिया कि भाई आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप अकाउंट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने उसको प्रेशराइज नहीं करना। आपने उसको गाइडेंस दे देनी है इन फील्ड पे कि भाई अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आगे पाथ क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप किस तरह कंट्री को सर्व कर सकते हैं। भी तो देखें कि वो उसका इंटरेस्ट किसमें है। आपने इन बातों से उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है कि अगर आप लेट्स सपोज आप डॉक्टर बनते हैं तो आपका आगे पाथ क्या है, आपने किस तरह लोगों को सर्व करना है, आपके पास आपकी खुद की लाइफ किस तरह जो है वो आगे गुजरेगी। तो आपने जस्ट उनको गाइड करना है, ना कि प्रेशराइज करना है, अर्ज करना है कि आपने डॉक्टर ही बनना है। आप उनको आइडिया दें कि भाई आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हैं, और उसके लिए जो है वो ये स्टेप्स हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट पे छोड़ दें, अपने बच्चे पे छोड़ दें कि उसने क्या आगे से किस चीज़ को चूज करना है। लेकिन फिर इस सिचुएशन में जो करियर काउंसलर होता है उसका कितना अहम किरदार हो जाता है? देखिए, करियर काउंसलर यूजुअली हम जाते हैं करियर काउंसलर के पास जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में जाते हैं। उसके बाद हम किसी करियर काउंसलर को ढूंढते हैं कि जी अब बताएं कि अब हमें किन फील्ड में जाना चाहिए। यूजुअली जो बच्चा मैट्रिक या इंटर के बाद जाता है उसको बिल्कुल नहीं आइडिया होता, जिस तरह मैंने बताया कि उसकी फैमिली का ही कोई पर्सन आके उसको गाइड करके चला जाता है। तो कैरियर काउंसलर बेशक वो उसकी फैमिली का भी कोई पर्सन है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है कि मैंने जब अपनी स्टडी मैट्रिक कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरा क्योंकि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था तो मेरा प्लान था कि मैं आईसीएस करूँगा। मेरा एक दोस्त आया, उसने आके कहा कि चलें जी आईकॉम करते हैं। अच्छा। और बहुत से लोग आईकॉम कर रहे हैं, बहुत बच्चे आईकॉम कर रहे हैं, तो आईकॉम करते हैं। अब आल्दो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स की तरफ था, आईसीएस का प्लान था, लेकिन जब मुझे दोस्त ने कहा कि बहुत से बच्चे आईकॉम कर रहे हैं तो हम आईकॉम करते हैं, मैं कन्विंस हो गया बिल्कुल उससे। तो इसी तरह ही होता है कि आपको जो एक बच्चा, जो शख्स कोई बड़ा फैमिली का कुछ भी एक चीज़ बता देता है, आप उसकी तरफ हो जाते हैं, आपको खुद नहीं कुछ पता होता। तो जो कैरियर काउंसलर होता है उसको मैं अभी कल भी ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में इनरोलमेंट करनी चाहिए या मुझे 2 ईयर्स में करनी चाहिए या मुझे किसी स्किल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा करना चाहिए। तो मैंने उनको ये पूछा कि आपके पास कितना टाइम है, क्या आपके पास इतनी फाइनेंशियल्स हैं कि आप 4 ईयर्स प्रोग्राम में इनरोल हो सकती हैं, आपके पास क्या चीज़ है। तो उसमें उन्होंने जो बताया कि जी मेरे पास टाइम तो है लेकिन मैं अपनी डिग्री के साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू करना चाहूँगी, साथ साथ जो है वो उसको ग्रो करना चाहूँगी। तो मैंने उनको बताया क्योंकि मैं खुद एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ नेक्स्ट स्किल्स के नाम से, तो जहाँ वहाँ पे हम लोग डिफरेंट आईटी कोर्सेज करवाते हैं, डिप्लोमास करवाते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप साथ साथ अर्निंग भी करना चाहती हैं और साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहती हैं
तो आप हमारे पास जो है वो 1 ईयर डिप्लोमा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, उसमें आप इनरोलमेंट करवाएं। और उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि देखें, एक तो 1 ईयर के अंदर आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाएगी जिसको आप जाके मार्केट में यूटिलाइज करना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, हाँ। तो जब आप मार्केट में जाके यूटिलाइज करेंगी तो साथ साथ आपकी अर्निंग भी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा और आपके पास एक स्किल भी आ जाएगी। मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल्स होना भी स्किल्स बहुत होना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के दौर में, आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने 4 साल डिग्री हासिल की है लेकिन उसके साथ साथ कोई आपके पास डिप्लोमास होने चाहिए, कोई ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो डिग्री के साथ साथ वो भी काम आ सके। हमारे साथ फहद इकबाल शेख मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं एंड ट्रेनर हैं। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। और उम्मीद करते हैं जनाब जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे या जो वालिदैन हमें इस वक्त देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि आगे अगर बच्चे का हमने फ्यूचर बनाना है या कौन सी डिग्री इस वक्त मार्केट में ज़्यादा मकबूल है, उस हवाले से आज हमने ये जो है डिज़ाइन किया था और आपके लिए बनाया है। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया। तो आजकल लाहौरियों समेत हर पाकिस्तानी एक ही दुहाई दे रहा है, वो है महंगाई, महंगाई और सिर्फ महंगाई। जरूरत में जिंदगी की कोई ऐसी शय नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। कल रात की तारीकी में गिराए जाने वाले पेट्रोल बम ने अवाम की चीखें निकलवा दी है। तब्दीली सरकार ने ईंधन की कीमतों को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही नहीं महंगी हुई है, ये महंगाई की पिच पर चीनी की भी जो जोरदार शॉट्स इस वक्त जारी है। चीनी ने पेट्रोल को भी फिर मात दे दी है और मकामी शुगर मिल्स की चीनी का एक्स मिल्स जो रेट है वो 142 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। थोक मार्केट की अगर बात की जाए तो वहां पे 145 रुपए किलो चीनी के सौदे होने लगे हैं, जबकि दुकानों पर चीनी जो है वो इस वक्त 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आटे का बहरान जो है वो भी बदस्तूर मौजूद है। महंगाई के एक से बढ़कर एक वार पर अवाम हलकान होकर रह गए। एक जानिब वजीर आजम रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं तो दूसरी तरफ महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है और जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। शहर में चीनी के बहरान के हवाले से क्या सूरत हाल है और इस बहरान को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं, डीसी लाहौर हैं, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला और ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हैं। और इमरान, आपका भी मैं वेलकम कहती हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर हमने आज डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो हमने बात करनी है कि लाहौरी खाने पीने के हवाले से और मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन हम देख रहे हैं चीनी एक हफ्ते के अंदर 45 रुपए फी किलो उसमें इजाफा हुआ है। वजह क्या बनी है? ना तो हम देख रहे हैं कि चीनी जो है वो पेट्रोल से बनती है, ना ही डॉलर से खरीदी जाती है, फिर भी इतनी महंगी होती जा रही है। चीनी की प्राइस में जो इजाफा है ये एक मिसनॉमर है। घरेलू इस्तेमाल के लिए जो चीनी है, अब तमाम लाहौर के 200 से ज़ायद मेगा स्टोर्स पे जाएं, 90 रुपए के पर किलो के हिसाब से चीनी मुयसर है। ये वो इम्पोर्टेड शुगर है जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के अवाम को रिलीफ देने के लिए फ्राहम की है, और हम अब तक 2,40,000 बैग लाहौर में 2,40,000 बैग मैं रिपीट करूंगा कि लाहौर की रिटेल मार्केट में फ्राहम कर चुके हैं। हमारे तमाम 200 प्लस मेगा स्टोर्स पे 90 रुपीज़ पर केजी वाली चीनी मौजूद है। इसी तरह हमारे 36 तकरीबन क्रिटिकल बाजार हैं, उन तमाम बाज़ारों में जो किराने की दुकानें हैं उन पे 90 रुपए वाली चीनी फ्राहम है। जो 140 रुपए की चीनी आपको होल सेल में मिलती है और अकबरी मंडी पे उसका रेट बताया जाता है, ये चीनी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीनी है जो कि बेकरीज वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, होटल्स वाले, शादी हालों वाले, बाकी इवेंट मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 40 ट्रक चीनी हम अपने रिटेल नेटवर्क पर अभी भी ऐड कर रहे हैं। गवर्नमेंट 86 रुपीज़ पर केजी वो सेल करती है और सारिफ को वो 90 रुपए पर किलो के हिसाब से मुयस्सर है। अब कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि वो कहता है ये इम्पोर्टेड चीनी थोड़ी सी बारीक है और मैं जो लोकल शुगर है जिसका दाना थोड़ा मोटा है और वो महंगी भी है, तो उसके पीछे उसे चेज़ करता है, उसे ढूंढता है, वो उसे कहीं मिलती है, कहीं होलसेल में मिलती है, तो वो महंगी ऑप्शन के लिए जा रहा है। अच्छा। मगर हमारे पास जो रिलायबल ऑप्शन है और सारी दुनिया में
यही जो चीनी हमने इंपोर्ट की है और 90 रुपए पे ये मुयस्सर है लाहौर में, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी आपके ज़रिए ये होगी कि कंज्यूमर के पास अगर ये सहूलत मुयस्सर है तो वो इसे इस्तेमाल करे, और हमारे पास अगले 2 माह के लिए मुनासिब स्टॉक मौजूद है। और आप साथ साथ देखें कि जो गन्ने के शुगर मिल्स हैं उनका सीज़न अभी ऑन होने वाला है। 15 नवंबर से इस सीज़न में गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट होगी और नई चीनी मार्केट में मुयस्सर होगी, और जैसे ये सप्लाई में उसमें इजाफा होगा तो उसका रेट भी लाजमी गिरेगा। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि जो ऑप्शन के पीछे लोग भाग रहे हैं, मोटी चीनी के पीछे, मकामी चीनी जो हमारी है, उसका जो महंगा होना वो हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? कब तक उसकी जो कीमत है और उसका महंगा होना क्या शुगर मिल्स मालिकान की जिम्मेदारी है, परचून मार्केट वालों की है, किनकी है गफलत है? ये कार्टलाइजेशन है शुगर मिल एसोसिएशन की और उनकी, और फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया हुआ है उसके मुताबिक हम तदीबी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। जो फ्यूचरिस्टिक बाइंग करते हैं उस तरह के ब्रोकर्स, उस तरह के शुगर मिल्स, और जो फार्मर को गन्ने की पेमेंट पूरी नहीं करते और साथ चीनी में आर्टिफिशियल महंगाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। हमने शुगर मिल मालकान, ब्रोकर्स, मिडलमैन, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन इंपोर्टेड शुगर की है। लोकल शुगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड का है। जैसे ही सप्लाई 15 नवंबर ऑनवर्ड बढ़ेगी तो आप देखेंगी कि लोकल चीनी भी मार्केट में इतनी होगी कि इसका बाहर नहीं उतना मिलेगा और इसका रेट गिरेगा जी लाजमी। अच्छा, हम उम्मीद ही कर सकते हैं सर कि अच्छी उम्मीद हो। इमरान, आप मुझे बताइए क्या लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, और दूसरा लोगों को चीनी मिल भी नहीं रही जो लोकल हमारी चीनी है, उनका क्या कहना है, मौक़िफ़ क्या है? मुनीबा सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब इंट्रो शुरू किया था तो आपने अपने सवालों का जवाब भी साथ साथ देती जा रही है कि इतने ज़ोरदार झटके लगे हैं कि एंड पे आकर बिजली का भी झटका लगा, सुबह बिजली का भी लगा दिया। वैसे बिजली के झटके लगते हैं जब बिल आता है। अब मसला ये है कि फैसला साजी नहीं है, ये फैसले कौन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर आपके पास मौजूद हैं, ये आपके सवालों का जवाब देंगे, एज ए तर्जुमान भी देंगे, हुकूमत की बात करेंगे। ज़ाहिर बात वो अपना काम रोज़ाना कर रहे हैं, इनकी टीमें रोज़ाना फील्ड में मौजूद होती हैं, हम देख रहे होते हैं, काम कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको भी नहीं पता होता कि ये कीमतें कैसे बढ़ के नीचे आ रही हैं। अच्छा। सारा जोर जो है इंतजामिया पे पड़ा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि नहीं पता होता, नीचे तक भी नहीं पता होता कि ये कीमतें कैसे बढ़ के नीचे आ रही हैं। ये देखिए ना, आपकी सबसे पहले आपके लाहौर शहर में कोरोना से थोड़ी सी जान छूटी तो डेंगी आ गया। डेंगी से अभी भी जान नहीं छूट रही तो दरमियान में स्मोक आ रही है। अच्छा, ये मुख्तलिफ बीमारियां, वायरस ये साथ साथ हमें लेकर बैठा हुआ है, तो महंगाई के झटके साथ साथ ऐसे लग रहे हैं, कभी दालें बढ़ जाती हैं। अच्छा, दालें डिप्टी कमिश्नर लाहौर अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा रहे, इनको पीछे से पैगाम आ रहा है कि हर 15 दिन बाद आपने इनके रेट्स का तयन करना है। अच्छा। अब 15 दिन बाद रेट्स का तयन करना है तो 2 माह हो गए तकरीबन डीसी लाहौर को। 37 दिनों बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया। पहले भी दालें महंगी हुई, एक चीज सस्ती हुई, फिर दालें महंगी हुई, एक चीज सस्ती हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब आगे चीनी की बारी। चीनी का रेट जो है वो जिले इंतजामिया के पास नहीं आता, ये इनको कहा जाता है कि आपने इसका रेट इतना मुकर्रर कर देना है, हम इतनी सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब लाहौर शहर में फर्ज करते हैं 400 मेगा स्टोर्स हैं, अब 200 मेगा स्टोर्स पर आपकी चीनी पड़ी हुई है, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, हमें तो चीनी, मोटी चीनी खाने की आदत है। ब्रीक, खलीजी, मवालिक से आने वाली चीनी कौन खाएगा? अच्छा, ये पिछले साल भी हुआ, अब ये रवायत बनती जा रही है। कौन लोग हैं, कौन सा माफिया है, कौन स्टेक होल्डर्स हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमें अवाम को सिर्फ और सिर्फ कभी हमें इसमें पेट्रोल के पीछे लगा दिया जाता है, इस तरह का इशू बनाया जाता है कि जो माफिया होता है वो अमीर से अमीर तर बनता है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये कौन सा कानून कब बनाया गया जहीरा अंदोजों के खिलाफ के जिनके खिलाफ 5-5 साल कैद का कहा गया, जिनके खिलाफ इतने बड़े जुर्मानों का कहा गया, वो अब आज तक मैंने एक बंदे के ऊपर वो कानून लागू होते हुए नहीं देखा अभी तक। और वो कानून जब लागू आया था, आपके या पास हुआ, बिल पास हुआ, तो उसमें इसलिए पास किया गया अब नहीं बचेंगे। उसके बाद आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अब वही बात, वही केस चल रहे हैं जो आज से 3 साल 4 साल पहले चल रहे थे, वही तमाम लोग जो है हिजानी कैफियत में है, तजब्जुब का शिकार है, परेशान है। अब ये सूरत हाल है। अब डीसी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने रेट की बात करनी है, लाहौर शहर की बात करनी है, लाहौरियों को मैं क्या दे रहा हूँ।
तो ये सारी महंगाई जो है एक खुद ये साख्ता उसी महंगाई हवाले है। से उसी हवाले से बात कर लेते हैं। डीसी साहब, लास्ट हफ्ते आपने इजलास भी किया मजिस्ट्रेट्स के साथ, जी, बिल्कुल। उन पर आपने इजहार बरहमी भी किया, जी। तो ये क्या उनकी नाअहली है कि जो अज खुद महंगाई बढ़ती जा रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन में कोई शक नहीं है। अच्छा। मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि हमारी मेगा स्टोर्स पे आप देख लें, आप क्रिटिकल बाजार्स में देख लें, जो बेसिक कमोडिटी आइटम्स हैं, हमने होलसेल और रिटेल मार्केट में एक मुनासिब डिफरेंस रख के तो उस पर अमल दरामद कराना होता है। और हमारी होलसेल मार्केट्स जो लाहौर की हैं वो पूरे सूबे को अशियाए खुर्दोनोश फ्राहम करती हैं। आप हमारी होलसेल मार्केट की प्राइस देख लें, उसमें और रिटेलर में हमने तकरीबन 10% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ रेट्स फिक्स किए हुए हैं। और कमियां कुताहियां होती हैं, लोग चोर बाज़ारी की कोशिश लाजमी करते हैं, मगर किसी भी जगह हमारी 90% से कम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और 10% प्रोडक्ट्स में लाजमी इस तरह की मार्जिन्स मौजूद होते हैं कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मैं समझता हूँ कि जो हमारा रिटेलर है वो थोड़ी सी वायलेशंस ज़्यादा हैं, मगर उसकी ह्यूमैनिटेरियन एंगल को देखते हुए कि एक गरीब फ्रूट वाला या सब्ज़ी वाले पे हम ज़्यादा जुल्म ना करें, तो हम थोड़ा सा सरफ नज़र करते हैं। अदरवाइज़ आप तमाम जो मेगा स्टोर और बड़े बिजनेसमैन हैं, आप हमारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन देखें, डीसी काउंटर मौजूद होंगे, फ्रूट वेजिटेबल और तमाम जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो हमारे नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक वो मुयस्सर हैं। ठीक, इमरान आप मुझे बताइए, हम जैसे देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट तो बहाल हो चुकी है, लेकिन मेयर लाहौर अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें काम नहीं कोई करने दिया जा रहा, उन्हें फंड्स नहीं दिए जा रहे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनका साथ नहीं दे रही, ताउन नहीं कर रही। आम हर्फ में बताऊं, हाँ। ये तो अब ब्यूरोक्रेसी मुझे कहती है तुम शरारत करते हो। अच्छा। अब आज आपने शरारत कर दी है। मैंने वो सवाल किया है जो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, जो हो रहा है ये है कि बलदियाती नुमाइंदे होते हैं इसलिए कि काम करने के लिए गली मोहल्लों में होते हैं, एक्सेस लोगों की ज़्यादा हो जाती है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनके पास 5 एसी हैं, नीचे कुछ हमला है 400-500, मगर वो जो लोग होते हैं वो वोट के जरिए आते हैं, उनको हर गली मोहल्ले में लोगों का पता होता है किस तरह से कैसे काम करना है। बिल्कुल, इस पे अगर आए तो आपका प्रोग्राम दोबारा कोई 20 प्रोग्राम भी करेंगे तो मैं बोलता जाऊंगा आपका प्रोग्राम, यानी कि इतना ज्यादा मवाद है कि जब तक गवर्नमेंट जो है फैसला साजी पे नहीं आएगी तब तक काम नहीं होंगे। अब देखिए डीसी साहब रोजाना कितना काम करें, एक बंदा है उसने अपने एसिस को कहना है, ये तो नहीं कहना महंगाई करो, बिल्कुल ऐसे रोजाना काम करवाने हैं, रोजाना उन्होंने छापे मारने हैं। इवन के परसों रात मेरे अपने सोर्स के मुताबिक इतना बड़ा काम हुआ है, परसों रात जो मिल्स हैं उनको दीवारें फिलांग के चेक किया गया पुलिस के साथ, एफआईए की टीमों के साथ, और रात 4:30-5 बजे तक तमाम जो अफसरान हैं वो जागते रहे हैं। ये परसों रात की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और इससे बड़ी बात नहीं होती कि लाहौर शहर में चीनी महंगी बिक रही हो और अफसरान रात को जागते हों, ये सब, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है इंतजामिया काम कर रही है। मगर मैं एक बात कहूँगा, मीटिंग्स मुनीबा तब भी होती हैं जब काम में कोई ना कोई परेशानी आ रही होती है। हमें भी दफ्तर वाले बुला सकते हैं, रोजाना मीटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो वो मीटिंग से करेंगे। इसी तरह मीटिंग, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, इससे बाहर निकलना चाहिए। इससे जब हम बाहर निकलेंगे, अब तो एंड्रॉयड का वक्त आ गया है, आपकी जो है चेकिंग हो सकती है, आप कहाँ पे मौजूद है, आपके साइट चेक हो सकती है, आपने क्या किया उस वक्त तस्वीर आ सकती है, आप यहाँ इवन के आप वीडियो कॉल पे ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पिछले 3-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल रोजाना, अब चीनी कहाँ पे थी 56 से 60 रुपए किलो से अब 145 रुपए किलो, खुदा का वास्ता है, ये कोई जुल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपकी बिजली देख लें, आपका पेट्रोल देख लें। अभी कल रात को एक दोस्त बता रहे थे कि डॉलर के मुकाबले में पेट्रोल जाएगा, क्योंकि आपको आपका मुल्क जो है उसको कर्जा भी तो लेना ना, तो कर्जे वाले कह रहे हैं भाई इसको पेट्रोल को और ऊपर लेके। अच्छा जी, बिजली के झटके आपके सामने है, आपका आटा आपके सामने है, गैस बहरान भी आगे आने वाला है। गैस, अच्छा अब हल्की सी सर्दी पड़ रही है और तो गैस कई रूरल इलाकों में गैस गायब हो गई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल, 2.25 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की, इसमें कितनी आबादी हम और करेंगे, इसको क्यों नहीं हम फैलाकर इसके अलग अलग से जोन बनाए जा रहे हैं, अलग अलग से। जाहिर बात है आप कराची में जाएं तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती, ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं कराची में, ठीक है सूरत हाल कुछ हमसे थोड़ी सी बुरी होगी, ये मैं कोई ठीक नहीं कह रहा, लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है,
रोशनियों का शहर है, यहाँ पे खूबसूरती है। इसी पे मेरे ख्याल से डीसी साहब अपना भी मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आपका क्वेश्चन था लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनल होने का अदारे का। तो उनके पास बड़े अच्छे टारगेट मौजूद हैं। लाहौर में तकरीबन 3.25 लाख स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं और उनके पास मुनासिब फंड्स मौजूद हैं। वो उन 3.25 लाख स्ट्रीट लाइट्स को 100% फंक्शनल करें। रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा रूम मौजूद है कि वो इन्फोर्स करें, एंटी इंक्रोचमेंट और मेन रोड्स को क्लियर करें। मार्केट्स, बाज़ार और उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए उनके पास बड़े शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनकी मुद्दत जो है वो अराउंड 2 मंथ्स है, तो रेगुलेशन और गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के उनके पास काफ़ी मौके और उनका थाउजेंड्स में स्टाफ है। वो सारा MCL उन्हीं को रिपोर्ट करता है। हम उन्हें बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। नहीं सर, करनी चाहिए। बल्कि आपको याद होगा जिमखाना में क्या, मुझे तो ये पाक भारतीय लग रहा है, चाय की प्याली पे फैसला हुआ था। आप भी आपस में चाय की प्याली भैया में एक पेज पे आ जाना चाहिए। दूसरा सर, जो डेंगू है उसका भी जो है वो मसला गंभीर होता जा रहा है, उस हवाले से बताइए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से। देखें, हमारे 4500 डेंगू वर्कर्स हैं। हर डेंगू वर्कर का काम जियो टैग लोकेशन के साथ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। हर डेंगू वर्कर रोज़ के कितने घरों में जाता है, कितनी जगह स्प्रे करता है, कितनी जगह फॉगिंग किया जाता है, वो सारा मॉनिटर किया जाता है। रिसेंटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर के अंडर एक 15 डेज़ क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसमें 37 यूनियन काउंसिल्स आइडेंटिफाई की गई हैं जिधर मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन सर हम देख रहे हैं कमिश्नर साहब जो है वो सर्विलेंस के अमल से मुतमईन नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह है? उन्होंने बड़ा अच्छा काम कमिश्नर साहब ने एज अ डिप्टी कमिश्नर 2015, 16, 17 में किया हुआ है और हम उनकी गाइडेंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। अभी भी 37 यूनियन काउंसिल्स जिसमें मरीज ज़्यादा आ रहे हैं उनको दोबारा हम स्वीप कर रहे हैं। अब इसमें डेंगू का मच्छर मारने के लिए सिर्फ स्प्रे से वो मच्छर नहीं मर सकता इस टाइम। हमें वो सोर्स ख़त्म करना पड़ेगा जिस जगह पे वो पैदा होता है। वो पानी जो हमारे घरों में इंडोर और आउटडोर ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं, वो सोर्स इरेडिकेशन उसको तल्फ करना, खड़े हुए पानी को, इसमें तमाम जो शहरी हैं उनका भी रोल बनता है कि अगर आपके घरों में अंदर बाहर, आपके कारोबार के मराकज़ पे अंदर बाहर इस तरह पानी मौजूद है तो जितना मर्जी हम स्प्रे करें वो मच्छर ख़त्म नहीं होता। तो उसमें हम 37 यूनियन काउंसिल में डोर टू डोर जा रहे हैं। आप पिछले 2 दिन में देखें, हम 21,000 घरों में गए हैं। हमने हज़ारों की तादाद में ऐसी साइट्स हैं जिन्हें सिलेक्ट करके फिर लोगों को घरों में अपने इंडोर महदूद करके, महदूद पैमाने पे हमने उसको स्मॉग, वो जो स्मोक करते हैं हम, स्मोक गन के जरिए फॉगिंग कराई और उससे इकदाम किए जा रहे हैं, तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। मगर किस तरह हम लोग कम कर सकते हैं। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उमर शेर चट्टा साहब हैं, डीसी लाहौर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। और इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, महंगाई पर हम बात कर रहे थे कि महंगाई जो है होती ही जा रही है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, इस वाले से हमने डीसी साहब से बात की है। जनाब, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, टेंशन वाला माहौल हम लोगों ने अब पीछे छोड़ना है और आपको पता है कि वीकेंड है और वीकेंड पे हम सब की कोशिश होती है कि हमारा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरे और इस हवाले से हमने कुछ बात करनी है सुर और संगीत के हवाले से, क्योंकि खुद को रिलैक्स रखने के लिए म्यूजिक एक बेस्ट ऑप्शन समझी जाती है और वैसे भी आजकल अच्छा म्यूजिक ढूंढना और सुनना किसी इम्तिहान से कम नहीं हो चुका है। अगर सूफी गायकी की अगर बात की जाए तो सूफी गायकी म्यूजिक एक मुश्किल तरीन किस्म समझी जाती है, लेकिन कुछ लोग इस मुश्किल किस्म को भी इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। और आज हम आपकी मुलाकात भी ऐसे ही मेहमानों से करवाने जा रहे हैं जो इतनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं कि जब वो गाते हैं तो सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। तो चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ चिट चैट भी करते हैं, खूबसूरत आवाज़ में उनसे गाने भी सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साहब हुसैन रिजवी हैं और उनके साथ मौजूद है हारिस सरदार हैं जो गिटारिस्ट हैं। साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और हारिस आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे,
ये कब से शुरू किया आपने गाना गाना? किसका शौक था, आपका था, किसका शौक था? ये मेरा बचपन से था। अच्छा। मुझे गाने का, बट बचपन से ही नहीं, घर वालों की तरफ से परमिशन ही थी कि अच्छा। स्टडी करो, आप स्टडी कंप्लीट हो जाएगी देन आप स्टार्ट करना म्यूजिक। तो जब मैंने इंटर कर लिया तो उसके बाद मुझे परमिशन मिली कि आप म्यूजिक कर लो। फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया सुरताल म्यूजिक एकेडमी से। अच्छा। मेरे टीचर हैं, ठीक है। तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैं कहा रुकना नहीं, अब इसको करके रहना है। जी। मतलब एक जो मेरी ख्वाहिश है उसको मैंने पूरा जी, करना पूरा है। करना है, बिल्कुल। ठीक। और अभी आप कहाँ से सीख रहे हैं? सुरताल जी, अकेडमी सुरताल से? एकेडमी से मैंने सीखे। ठीक है। जी, जी। और वहाँ पर कौन उस्ताद हैं आप? वहाँ पे मेरे टीचर हैं सरजा, उनका जियाउल हक नाम है उनका। ठीक है, जी। वहाँ से उनसे मैंने सीख रहे हैं सीखा, आप। जी। ठीक है। और आप हारिस, आपने कब से स्टार्ट किया गिटार बजाना, और गिटार ही क्यों आपको पसंद आया कि मैंने यही बजाना है, कोई और क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट? मुझे शौक था 5 साल पहले ना, अच्छा। तो मेरे टीचर थे जमशेद गुलाम, उनसे स्टार्ट किया। फिर 3 साल से जाहब भाई के साथ। अच्छा, दोनों इकट्ठे ही अब जी, आप मेरे लोग साथ काम हम कर 3 रहे हो? साल से मेरे साथ ये गिटार प्ले कर रहे हैं। ठीक है। वैसे म्यूजिशियंस और भी हैं मेरे साथ जो होते हैं, मगर ये मेरे साथ ही रहता है, काफी देर टाइम से साथ है मेरे। तो हम फिर ये जो आपका एक प्यार है और आपकी जी, दोस्ती जी। है, ये हम फिर देखना भी जरूर, चाहते जरूर, हैं कि जरूर। पहला गाना कौन सा सुना रहे हैं आप? पहला आपको मैं गाना सुना रहा हूँ, आशियाने की बात करती हूँ। जरूर। एक बहुत फेमस गजल है जिसको अभी आतिफ असलम ने कवर किया उसका। जी जी जरूर तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसे ही गा सकूं। जरूर। शायद थोड़ा मेरा गला भी खराब है, थोड़ा वेदर की वजह से, तो मैं जैसे भी होगा आप उसको कबूल कीजिएगा। जरूर जरूर। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो गम देखकर, सारी दुनिया के रंजो गम देखकर, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। जनाब क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने Thank you कहा, so बहुत अच्छा गाया है आपने, और हारिस आपने भी बहुत अच्छा जो है गिटार बजाया है। आगे के क्या प्लान्स हैं? स्टडी कंप्लीट हो चुकी है? जी, स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है प्रॉपरली, जी, फुली properly, प्रोफेशनली fully जो है इसको professionally। लेकर चलना है अब अब इसको आप? लेके चल रहा हूँ, और बहुत सारे भी जो गाने हैं मेरे वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अच्छा। कंपोजिशन एक दो, तो इंशाल्लाह वो मैं रिलीज करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो वो आप लोग सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और एक और भी काफी सारे कंपोजिशंस हैं, अच्छा। वो भी मैं बताना नहीं, गाना नहीं चाह रहा। मतलब सरप्राइज है जी, हमारे सरप्राइज लिए। है अच्छा जी, तो इंशाल्लाह आएगा तो आप लोग बहुत सुनेंगे, पसंद करेंगे। जरूर, और आपको बुलाएंगे भी और यहाँ पर भी बुला के आपसे सुनेंगे। इंशाल्लाह दूसरा नज़ाब, क्या यॉनरा क्या है, क्या ज्यादा किस चीज़ यॉन को रहे, पसंद देखिए बात यह है कि आपका जो टाइम चल रहा है ना इस टाइम पे, क्योंकि अब 2022 आने लगा है, तो आप इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंगली चलो टाइम के साथ। अच्छा। क्योंकि जो पास्ट था उसमें लोग गजल भी सुनते थे, क्लासिकल भी लोग पसंद करते थे, बट अब टाइम बहुत चेंज हो गया। जो हमारी तरह जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कोई वो डांस करें, हल्ला गुल्ला हो, तो उस तरह का म्यूजिक आज चलता है। ज़्यादा पॉप मैं गाता हूँ अच्छा। जी, और जो गजल भी है वो उसको थोड़ा चेंज करके गाते हैं सभी। मतलब थोड़े से उसके सुर और ताल को जी। जरा चेंज सुर ताल तो वही रहता है उसमें जी, करके। बट उसको थोड़ा म्यूजिक थोड़ा चेंज करके गाने का थोड़ा चेंज हो जाता है।
अच्छा, तो किसको ज्यादा कौन सा सिंगर पसंद है आपको? किसको मुझे सुनते हो? काफ़ी सिंगर्स पसंद है, पाकिस्तान के भी और बाकी दूसरी कंट्रीज के भी, तो जिसका अच्छा लगता है उसको मैं सुन लेता हूँ। अच्छा जी। मतलब किसी एक पे स्पेसिफिक एक नहीं है? मेरा एक आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है और दूसरा मुझे बॉलीवुड में विशाल मिश्रा। अच्छा, विशाल मिश्रा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनको सुनता हूँ। आतिफ असलम साहब तो जनाब जी। उनकी क्या ही बात है और क्या खूबसूरत आवाज है और मेरे ख्याल से हर कोई उनका फैन है, बिल्कुल बनता ही आतिफ जा असलम रहा है। जी। और उनका देखें कि वो जब से आए हुए हैं वो उनकी एक पोजीशन वैसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ वो जो भी गाते हैं वो सोना बन जाती है। कौन सा नया गाना सुना रहे हैं आप हमें? एक आतिफ असलम साहब का गाना है, ठीक है। नींद गई चैन गया, वो जरूर। मैं आपको सुनाऊंगा। नींद गई चैन गया, सावन बिन रैन गया, मैं जानू क्या है ये राज। मैं नाते तोड़ाया, यार कहीं छोड़ाया, बिन सरगम जैसे हूँ नींद गई चैन गया, सावन बिन रैन गया, मैं जानू क्या है ये राज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। मेरे दिल की राहें यूं गुमसुम वीरा हैं, जैसे हो ये भी नाराज। दिल उनको याद करे, रातें बर्बाद करे, पर कह ना पाए ये राज। मन करे बुला दूं गिले, ना रहे शिकवे गिले, तुझको दूं ऐसे आवाज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल। जनाब बहुत ही खूबसूरत है साहब, thank you so लिटरली much. आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ है और जितने आपने हाई नोट्स लगाए हैं ना, लग नहीं रहा कि आपकी आवाज़ खराब है आज। अच्छा, तो कितनी देर रियाज करते हैं आप दिन में? 2 hours मस्ट करना ही करना है, मस्ट है। बिल्कुल। तो वो एकेडमी में या घर पे आके? एकेडमी भी, यानी एकेडमी में आप यानी सिखा भी रहा हूँ मैं एकेडमी में ना। अच्छा। जी, यानी ज़िया भाई का मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है, यानी मेरे वो टीचर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। तो उनके आने से पहले जितनी क्लास सबको वार्म अप मैं करवा लेता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं उनको। तो ये कि अब काफ़ी टाइम हो गया सीखते हुए, तो अब बस चल रहा है। लेकिन न्यू कमर्स के बारे में हमें बताइए, मतलब जो आ रहे हैं यहाँ पे उनको कितना मौका मिलता है अब इंडस्ट्री में आने का? देखिए, आपको ना इस कंट्री में अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाना पड़ता है। अच्छा। सबसे बड़ा आपके पास यूट्यूब चैनल आपका होना चाहिए कि आप अपनी वीडियोस उस पर डालो, कंटेंट अपना डालो। कि यहाँ पे आप देखें कि कॉम्पिटिशन्स होते नहीं, सारे गामा पाओ या कुछ भी ऐसा व्हाटएवर, तो आपको खुद बनाना पड़ता है अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पर आगे आने के लिए। तो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छी चीज है। सोशल मीडिया से इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। अच्छा। किसी भी न्यू कमर के लिए। मतलब वो पहले अपना सोशल मीडिया जो है इतना अच्छा बिल्डअप कर ले कि मतलब अब हर कोई सोशल मीडिया पे ही आपको अप्रोच करता है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे जो भी आता है वो पहले उसकी वीडियो वायरल होती है, देन उसको लोग पहचानते हैं, बुलाते हैं। हाँ। अगर आप घर बैठ के सिर्फ मेहनत ही करते रहो, अगर आगे नहीं आओगे, किसी को अपना आप दिखाओगे, तो आप किस तरह आगे आओगे? बिल्कुल है, सही है। तो क्या एक और गाना क्या सुना रहे हैं हम? मैं आपको सुनाता हूँ नुसरत अली खान साहब का सामने एक पल चैन ना आवे। जरूर जनाब, जरूर। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना,
सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ओ एक पल चैन न आवे, एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना। जनाब बहुत ही खूबसूरत। आप आने वाले लोगों को क्या पैगाम दोगे, क्या उनको टिप्स देना चाहोगे अगर वो आना चाह रहे हैं इसमें? तो क्या पहले क्या उनके अंदर इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए या घर पर उनको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए इस हवाले से? देखिए अब जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है। आपके लोग कहते हैं हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम किससे प्रैक्टिस करें किस पे नहीं करें। तो आपके फ़ोन में एक ऐप है, हारमोनियम ऐप, ओके, वो आप डाउनलोड करें। ठीक है। उस पर आप अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस करें, उसके साथ अपने आप को ट्यून करें। आप उसका एक सा रे गामा पा धा नी सा, तो सा के साथ अपने आप को मैच करें कि आपकी बात साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्रैक्टिस पहले वो करें, देन आगे गाने, क्योंकि कोई भी कॉम्पोजिशन हो ना वो इन 7 सुरों में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ज़ाहब और हारिस हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक और गाना आपसे सुनेंगे अब। जनाब हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, जाते जाते एक और गाना इनसे सुनते हैं। किसे नू की कहना यारी, आप मैं लाई वे, इश्क तेरे ने किता मैनू शदाई, नहीं पलदा कोई एतबार हो,